नियोटेक्टोनिक्स जियोमॉर्फोलॉजी का एक करंट और बर्निंग टॉपिक है। हम लोग देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है और उसके पैलियोटेक्टोनिक और नियोटेक्टोनिक दो भाग किस आधार पर किए जाते हैं। प्लेट टेक्टोनिक की डिफिनीशन में हम लोगों ने सीखा कि हमारी क्रस्ट के बड़े या छोटे टुकड़े जो एस्थेनोस्फीयर पर तैरते रहते हैं प्लेट कहलाते हैं और उनकी गति का कारण, दिशा और परिणाम को टेक्टोनिक्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि पैलियोटेक्टोनिक क्या है और प्लेट और नियोटेक्टोनिक क्या है। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री पर अगर आप ध्यान दें तो मिड मायोसीन काल या मध्य मायोसीन काल के पूर्व को पैलियोटेक्टोनिक या पूर्वविवर्तनिकी और मध्य मायोसीन काल यानी आज से 25 मिलियन वर्ष पहले के बाद के समय को नियोटेक्टोनिक कहा जाता है। और दूरदृष्टि से देखें तो पैलियोटेक्टोनिक का कोई ओर छोर नहीं है और इसी तरह से नियोटेक्टोनिक के भविष्य का कोई अंत नहीं दिखता। इसलिए एक भू-आकृति विज्ञान के स्कॉलर के रूप में हम कह सकते हैं कि न तो पूर्वविवर्तनिकी का कोई प्रारंभ है और न तो नवविवर्तनिकी का कोई अंत। जैसे हम लोग आज से 200 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल में पैंजिया के विखंडन से अध्ययन करते हैं पैलियोटेक्टोनिक का, तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पैंजिया का अवशिष्ट आज अंटार्कटिका के रूप में है और पूरा पैंजिया साउथ पोल पर था, उसका अवशिष्ट अंटार्कटिका है। तो आप यह बताइए कि अगर वो वहीं है तो वहाँ पर कोयला और जीवाश्म ईंधन कैसे बना। इसलिए यह सिद्ध होता है कि हमारा पैंजिया कई बार बना है, कई बार बिगड़ा है। और इसी प्रकार से हमारे विश्व का महाद्वीप और महासागर की वितरण का यह मानचित्र बदलता रहा है और बदलता रहेगा। आइए हम लोग पैलियोटेक्टोनिक तो जियोलॉजिस्ट पैलियोमैग्नेटिज्म के आधार पर अध्ययन करेंगे। हम आज देखते हैं कि नियोटेक्टोनिक में क्या ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि हमें दिख रही हैं। नियोटेक्टोनिक में प्लेट के तीनों मार्जिन पर कुछ न कुछ जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस और चेंजेज होते रहते हैं और इनको हम दो कैटेगरी में देख सकते हैं। एक विनाशी किनारों के सहारे, जिसको देखने के लिए हमें हिमालय की नियोटेक्टोनिक का अध्ययन करना होगा और रॉकीज और इंडीज पर्वत और हिमालय पर्वत क्यों लगातार धीमी गति से उठ रहे हैं उस पर नज़र रखना होगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक नियोटेक्टोनिक में कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, जो कि किसी कॉन्टिनेंट में हो रहा है और एक घटना एक कॉन्टिनेंट में हो रही है, वो है बेचारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो इसमें आइए हम देखते हैं कि नियोटेक्टोनिक के क्या एविडेंसेज हैं, क्या क्या वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं और उसका लिनियामेंट क्या है। हम लोगों ने ये परिभाषा और नियोटेक्टोनिक और पैलियोटेक्टोनिक को डिवीजन करने के बाद अब देखते हैं कि इसकी लोकेशन, जो कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली है, वो अफ्रीका में जाम्बेजी नदी के पास से शुरू होकर और यह विभिन्न लेक्स के सहारे होते हुए और दो रास्ते से होकर के ये रेड सी में जाकर मिलती है। एक रास्ता पूर्वी रास्ता है रिफ्ट का, जो रेड सी से होता हुआ और डेड सी, जॉर्डन रिवर और बीका वैली और यह मारस ट्रिपल जंक्शन तक जाता है। और इसी टेक्टोनिक का
एक दूसरा रास्ता है यहाँ पर, ये लेक अल्बर्ट से होते हुए, और ये आप पहचान रहे होंगे रिवर नाइल से होता हुआ यहाँ चला जाता है। एक नई घटना है, इसलिए इस पर यूपीएससी की नज़र हो सकती है। आपसे पूरा प्रश्न पूछा जा सकता है, न्यू टेक्टोनिक्स इन अफ्रीका आर या फ्यूचर ऑफ द मैप ऑफ अफ्रीका, या पूछा जा सकता है कि क्या कारण है यहाँ पर ये सभी लेक्स एक लाइन में हैं, यहाँ पर कौन सी भौगोलिक या भूआकृतिक घटनाएं हो रही हैं। इसलिए यह बहुत बर्निंग है, और इसमें भी यह रिफ्ट वैली जिसकी लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है, फैली है उत्तर में एशिया कॉन्टिनेंट तक, मारस ट्रिपल जंक्शन जो कि टर्की में है। इस तरह से यह लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है, और इसमें आप इन प्लेसेस को मस्तिष्क में रख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर है मारस ट्रिपल जंक्शन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, टर्की में अनातोलिया के प्लेटों पर, और इसके बाद बीका वैली है, फिर सी ऑफ गैलिली एक बार पूछा जा चुका है, मीठे जल की झील है, सी ऑफ गैलिली मीठे जल की झील है, और उसके दक्षिण में जॉर्डन रिवर है, फिर डेड सी है, और डेड सी के दक्षिण में आने पर ये आपका अकाबा की खाड़ी है जो कि रिफ्ट में ही है, और इसके साउथ में फिर वो रिफ्ट कंटिन्यू कर रही है इधर आपका अफ्रीका और अरब के बीच में, और ये रेड सी के बीचों बीच होती हुई चली जा रही है। इसके पुराने एविडेंसेस भी मिलते हैं, अर्थात रेड सी के पूरब में यहाँ पर असीर माउंटेन है जिसकी चट्टानें बेसाल्ट की बनी हैं, और यह वॉल्केनिक ओरिजिन का है, और मक्का और मदीना उसी आग्नेय चट्टान पर बसे हुए हैं। फिर यह रिफ्ट आती है यहाँ पर अफर ट्रिपल जंक्शन। अफर का मतलब होता है अफ्रीका और अरब के पास, यहाँ पर ट्रिपल जंक्शन का मतलब होता है कि 3 प्लेट का यहाँ मिलन हो रहा है। ये जिबूती के पास इथियोपिया में है, और यहाँ पर उत्तर में अरेबियन प्लेट है, पश्चिम में नूबियन प्लेट है, और पूरब में ये आपकी सोमालियन प्लेट है, या इसको ईस्ट अफ्रीकन प्लेट भी कहा जाता है। और इस अफर ट्रिपल जंक्शन के पास अभी हाल में 2008 में यहाँ पर डल्ला फीला वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जो कि यहाँ के पैलियो टेक्टोनिक को फिर से नया कर दे रहा है, और बता रहा है कि यहाँ प्लेट सक्रिय है, और इसके प्रमाण भी हैं कि ये सोमालिया प्लेट, जिसका नामकरण सोमालिया देश के आधार पर पड़ा, 6 से 7 सेंटीमीटर मिलीमीटर 6 से 7 मिलीमीटर पर ईयर की दर से उत्तर पूरब की तरफ मूव कर रही है। और इसके साउथ में आने पर यहाँ पर लेक तुर्काना है, अर्थात वह रिफ्ट तुर्काना से होकर जा रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और माना जाता है कि इस पृथ्वी पर पहला मानव यहीं उत्पन्न हुआ। एप, नरवानर, चिंपैंजी, गौरिल्ला का डेवलपमेंट यहीं हुआ, जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी में सीखेंगे। और इसके दक्षिण में आने पर यहाँ पर ये आपका रिफ्ट पूरब से चली आ रही है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया लेक रिफ्ट में नहीं है, और विक्टोरिया लेक के पूरब से रिफ्ट आ रही है। यहीं पर कीनिया की राजधानी है नैरोबी, और वहीं पर एक और स्थान है नरोक। नैरोबी और नरोक के बीच में एक हाईवे बना हुआ है, तो यह नैरोबी नरोक हाईवे अभी हाल के दिनों में मार्च 2018 में डैमेज हो गया। डैमेज होने का कारण उसमें क्रैक पड़ गए, और क्रैक पड़ने का कारण यहाँ पर सेस्मिक एक्टिविटी
भूकंपीय क्रियाएं हुई, जो ये बता रहा है कि अंदर कोई न कोई विवर्तन की हलचल चल रही है। फिर आगे आने पर यह प्लेट अलग करता है, पूर्व में सोमालिया प्लेट और पश्चिम में विक्टोरिया रीजन। विक्टोरिया झील को पूछा गया है कई बार यहाँ की झीलों का नाम देकर, कि विक्टोरिया झील पूछा गया है कई झीलों का नाम देकर कि कौन सी भ्रंश में नहीं है, तो उत्तर देना होगा विक्टोरिया लेक भ्रंश में नहीं है। और इसकी एक विशेषता है कि यह इक्वेटर पर स्थित है अफ्रीका में। और इसकी एक विशेषता है कि यह चारों तरफ से आग्नेय बेसाल्ट की चट्टानों से घिरी हुई है। झील के चारों तरफ जैसे किसी ने बेसाल्ट को लाकर जमा किया है, मेड़ या खाई बना दिया है। किसने जमा किया होगा? नियोटेक्टोनिक ने, या पैलियोटेक्टोनिक भी काम कर रहा है। इस तरह से ये भ्रंश आकर के दक्षिण में यहाँ पर मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि एक दूसरा नियोटेक्टोनिक क्षेत्र या लाइन, ये आपकी कायरो से स्टार्ट होती है और नील नदी के सहारे है। और इसमें भी एक नासिर लेक है, जिसका समय मात्र 1 करोड़ वर्ष के बाद वह नासिर लेक ही नहीं, अभी हम लोग जितना कर रहे हैं और जितना आगे करेंगे, सब लेक का अस्तित्व गायब हो जाएगा, समा जाएंगे एक समुद्र में। और इस तरह से यह एक प्लेट का मार्जिन होगा, जिसके पूरब में नूबियन प्लेट होगी। यहाँ पर नूबियन डेजर्ट है, किसके बीच में है? पूरब में इसकी सीमा रेड सी है और पश्चिम में इसकी सीमा रिवर नाइल है। तो ये नूबियन प्लेट भी अलग हो जाएगी, अर्थात नूबियन प्लेट अलग होगी और अरेबियन प्लेट तो अलग है ही, और सोमालियन प्लेट अलग होगी। इसीलिए तो यहाँ पर ट्रिपल जंक्शन है अफार। और इसके बाद यहाँ पर लेक अल्बर्ट है, फिर लेक एडवर्ड है, फिर लेक किबू है। और इसी किबू झील के आसपास ही आप अगर यहाँ पर देख रहे होंगे तो न्यामुरा गिरी एक स्थान है और यह जायरे में है। और यहाँ पर भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई 2013 में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2008 में डल्लाफिला में और यहाँ पर 2013 में। ये सब घटनाएं, और नैरोबी नरोक हाईवे का टूटना मार्च 2018 में, ये सब घटनाएं बार बार याद दिला रही हैं कि यहाँ पर दोनों भाइयों में से दोनों सक्रिय हैं, अर्थात ज्वालामुखी और भूकंप। और इस तरह से दक्षिण में लेक किबू है, फिर लेक टांगानिका है, और फिर यहाँ पर एक है लेक न्यासा, और इसके बाद फिर मुहाना है। तो आप इन सब लेक्स को क्रम से मस्तिष्क में रखिएगा, क्योंकि इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी कि यहाँ पर सब झीलें एक लाइन से क्यों हैं। और इन सबको आप देख रहे होंगे कि इनकी लंबाई उत्तर से दक्षिण ही क्यों है। फिर देख रहे होंगे यह एक लाइन में ही क्यों है। इसका एक्सप्लेनेशन आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कि इसका कारण क्या है और इसका परिणाम क्या है। अर्थात अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली की झीलें उत्तर से दक्षिण क्यों हैं, उसी में मलावी और छोटे छोटे कई देश भी स्थित हैं। इसको एक्सप्लेन करिए, इसका कारण बताइए और इसका फ्यूचर बताइए। जैसे आप एक्सप्लेन कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेप, अथावास्का, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो झीलों की एक लाइन में स्थिति क्यों है, उसका कारण क्या है, अब परिणाम क्या है। उसी तरह से वर्ल्ड में यह एक दूसरा प्रश्न बन सकता है लेक्स से रिलेटेड। इसलिए आज की ही डेट में इन सब लेक्स को क्रम से याद कर लीजिएगा। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यह नियोटेक्टोनिक घटना हो रही है और इसका भविष्य क्या होगा। निश्चित रूप से ये सब झीलें कुछ दिन की ही मेहमान हैं, फिर तो ये समुद्र के गले में समा जाएंगी। तो ये रहा आपका
वो ग्रेट रिफ्ट वैली। अब इसको फॉर्मेट कैसे बनाएंगे आप, इसकी लोकेशन को दो पार्ट में बांट देंगे। एशिया, क्योंकि ये ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में है, एशिया में है और अफ्रीका में है। एशिया में उत्तर से शुरू करेंगे, बीका वैली, ये काम आपका है याद करने का, ये लेबनान में है। हुला वैली आपका नॉर्थ इजराइल में है। सी ऑफ गैलिली जो कि सिविल में पूछा गया है, ये भी इजराइल में है। और पूछा गया है इसका पानी मीठा क्यों होता है, क्योंकि उत्तर से पानी गोलन हाइट का बर्फ का मीठा पानी इसमें आता है, फिर वो दक्षिण में जॉर्डन रिवर से होता हुआ डेड सी में चला आता है। इसी तरह से ये पूछ लिया गया तो स्टूडेंट इसको रट डाले। ये भी नहीं पूछा गया तो पहले ही क्यों नहीं आप उसको याद कर लेते। इसके बाद जॉर्डन रिवर है, फिर आपका डेड सी है इजराइल और जॉर्डन में, और उसके साउथ में आने पर ये है वादी आराबा, ये इजराइल और जॉर्डन में है। इसके बाद गल्फ ऑफ अकाबा। इस तरह से इसको आप एक लाइन में अगर याद कर लेंगे तो केवल इसी पर एक प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है कि नियो टेक्टोनिक इन वेस्ट एशिया। क्यों वेस्ट एशिया में? क्योंकि वेस्ट एशिया इस समय बहुत संवेदनशील है पूरे वर्ल्ड में, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से और टेक्टोनिक व्यू पॉइंट से भी। इसलिए पॉलिटिकल, टेक्टोनिक और जियो टेक्टोनिक और जियो स्ट्रेटेजी हर व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लोकेशन आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। एशिया के रिफ्ट वैली को पढ़ने के बाद हम लोग अफ्रीका के रिफ्ट वैली को पढ़ते हैं, जिसके दो पार्ट हैं, वेस्ट रिफ्ट वैली और ईस्ट रिफ्ट वैली। वेस्ट रिफ्ट वैली नील के सहारे इधर से आ रही है और ईस्ट रिफ्ट वैली यहाँ पर आफार जंक्शन से इधर पूरब की तरफ आ रही है। वेस्ट रिफ्ट वैली में जैसा कि हम लोगों ने देखा, यहाँ पर इसको अल्बर्टाइन रिफ्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर अल्बर्टाइन लेक भी है। और यह लेक अल्बर्ट लेक, एडवर्ड लेक, किबू लेक, टांगानिका लेक, न्यासा, इनको भी सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण ही दिमाग में रखिएगा या दक्षिण से उत्तर, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी इनका क्रम अरेंज करने को पूछ ले। और ईस्ट रिफ्ट वैली में इसको ग्रेगरी रिफ्ट भी कहा जाता है और एक लेक तुर्काना इसमें मेन है। इसके बाद ये विक्टोरिया से पूरब से आकर के यहाँ पर मिल जाती है। इसमें दो ट्रिपल जंक्शन हैं, जिन पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि ट्रिपल जंक्शन की परिभाषा बताइए और उनके कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ट्रिपल जंक्शन का यहीं पर है, जिसमें एक है मारास ट्रिपल जंक्शन, ये है आपका टर्की में यहाँ पर है, और दूसरा है यहाँ पर अफार ट्रिपल जंक्शन जो कि इथियोपिया में है, जिसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। फिर ये पूछा जा सकता है कि अफ्रीका टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और इससे दो अलग प्लेट उस तरह से निकल आएंगी जैसे कि अफ्रीका का ही कभी भौगोलिक विगत में एक भाग था मेडागास्कर, आज वो अलग दिख रहा है। अफ्रीका का ही भाग था भारत भूमि, इससे जुदा होकर और एशिया से मिलन कर ली है। इस तरह से ये दो पार्ट, एक रिफ्ट में समुद्र खुलेगा और दोनों अलग होकर एक वर्ल्ड का अलग मैप बनाएंगे। इसके कोई प्रमाण हैं या यह एक निराधार कोरी कल्पना है, तो इसके प्रमाण भी हैं। जैसे हाल के वर्षों में हम लोगों ने देखा, सन 2008 में डल्लाफीला में यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, फिर 2013 में यहाँ पर न्यामुलागिरी में वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, और मार्च 2018 में ये नैरोबी और नरोक हाईवे डैमेज हो गया। इसका मतलब
कि यह एक वैज्ञानिक आधार है और वो आधार टेक्टोनिक का है। इस तरह से इन चीज़ों को आप करंट के रूप में भी अपने मस्तिष्क में रखिएगा।